धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। सॉरी, धाकड़ समाचार में आपका स्वागत है। अब आदत पड़ गई है तो वही जबान से निकलता है। वो कहते हैं ना कि आपने राहत इंदौरी का शेर सुना होगा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। तो धाकड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रखने जा रहा हूं वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा दुनिया भर की दिलचस्प खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास। क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। और आपको बता दूं कि जब दिल्ली में रहते हैं तब तो हमसे बात करते ही हैं, आउट ऑफ दिल्ली भी चले जाते हैं तब भी जो है अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वो हमारे साथ जुड़ते हैं। इन दिनों वो बिहार की राजधानी पटना में और कई दिनों तक वहां रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पटना वाले नीतीश बाबू और चिराग पासवान का छोरा जो अपने आप को बताता है मोदी जी का हनुमान, चिराग पासवान जो है वो कह रहा है कि हम वक्फ बोर्ड को लेकर, जो संशोधन को लेकर जो बिल लाया जा रहा है उसमें बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। आप खुद पटना पहुंचे हुए हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है वहां पे? कुछ लोगों से बातें हुई, बहुत से तो नहीं, कुछ लोगों की बातें हुई। कल शाम में मैं उनके साथ था, बल्कि रात में था। तो उन लोग कहना है कि तो नीतीश कुमार सठिया गए वैसे ही जैसे पहले बाइडेन थे और कुछ का कुछ उटपटांग बोल रहे कर रहे हैं। और इनके जो इर्द गिर्द आईएएस अधिकारी हैं जो मुख्य रूप से भाजपा द्वारा नॉमिनेटेड हैं, ये लोग अब नीतीश कुमार को पत्रकारों से दूसरे लोगों से नहीं मिलने देते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से बाइडेन को भी कंट्रोल करके अमेरिकी साम्राज्यवाद काम कर रहा था। यहां भी भारत में चाहे डायरेक्ट सीधा केंद्र का हो या राज्य में हो, दूसरों की मदद से, हालांकि केंद्र में भी भाजपा की अपनी सरकार नहीं, दूसरों की मदद से है, जिसमें नीतीश कुमार का जेडीयू एक प्रमुख हिस्सा है। तो किस तरह से फांसीवादी या फांसीवादी सत्ता का काम चलता रहता, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक आदमी बूढ़ा हो गया हो, सठिया गया, कुछ हो। जहां तक वक्फ बोर्ड और इस सब की बात है, यहां के आम जनता को कुछ भी लेना देना नहीं है, ना समझती इस बात को, ना ही उस पर कोई प्रक्रिया व्यक्त करती है। हाँ, यदि भाजपा का है तो उस हिसाब से समर्थन कर देती है, ना भी करती है। और जहां तक ये छोटे मोटे उनके पप्पू हैं, चाहे हनुमान जी बने चाहे कुछ भी बने, यह बेमानी है। ये अपनी जितना कूदे लगाम के अंदर ही है, इनका कोई खास महत्व बिहार की राजनीति में नहीं है। जी चलिए, आपने पप्पू जैसा शब्द इस्तेमाल किया। एक और पप्पू हैं दिल्ली में जिन्हें आप कपिल मिश्रा कह सकते हैं, कानून मंत्री बना दिया गया और बनते ही उसके ऊपर हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो रही है। जो पुलिस ये कह रही है कि कोई सबूत नहीं मिल रहा, वो कानून मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी सर? कुछ भी होने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से 5 वर्ष के बाद अभी भी जो एफआईआर होगा और जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके टाइम में इतना लचर बना दिया जाएगा जिसका कोई मायने नहीं होगा। और चूंकि एफआईआर सरकार की तरफ से होगा, इसलिए जो सरकारी वकील या जिसे पीपी कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वह चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और उधर से इनके तरफ से जो बंदा आएगा वह एक छोटा ही मोटा वकील हो या बड़ा हो, ये खुद कानून मंत्री है, इसलिए ना इनका पैसा लगने वाला है ना कुछ है। अब सोचिए कैसे कैसे लोग कानून मंत्री बनते हैं। जो औरतों का बलात्कार करने में साथ देते हैं, वह औरतों के रक्षा के लिए विशेष मंत्री बनते हैं। और इस तरह की पूरी दुनिया में है। जो डेमोक्रेसी खा रहे हैं वो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, जो जनता को लूटते हैं वो जनता के विकास के बारे में बात करते हैं। यह तो आजकल के लिए सामान्य सी बात हो गई है। तो कुछ मैं उदाहरण यदि दे दूं कि 5 साल के बीच में या पिछले 4 साल में जो नजीब के साथ हुआ, कोमल नामक लड़की जिसको आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई, जो उमर खालिद के साथ हो रहा है, और थोड़ा दूर चल जाए जम्मू कश्मीर जो डीएसपी सम सिंह थे जिनको बारूद के साथ पकड़ा गया था, वो कहाँ गायब है? कुछ भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलवामा चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये सब दिखावा है। लेकिन एक लाइन में यह कहूंगा कि इन सब बातों को बढ़ाने से जहां तक जनता का नैरेटिव है वो खत्म हो चुका है। उनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं। जो भक्त बन चुके हैं, जो दूसरे बाकी लोग हैं, वह समझते हैं उनके साथ हम यदि खड़ा होते हैं तो दूसरे मुद्दों पर खड़ा होना चाहिए ताकि उनको हम एकजुट कर सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और अब बात करते हैं ऐसी कुछ खबरों की जिन पर बहुत बात होनी चाहिए थी लेकिन की नहीं गई है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार बनकर घूम रहे डॉक्टर यूनुस, जो बड़े शांति प्रिय लगते थे देखने में, ऐसा लगता था कि बंदा बाकी में बांग्लादेश को आगे लेके जाएगा।
वो तो चाइना जाके कुछ और भाषा बोल रहे हैं। कह रहे भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, वहां का जो समुद्र है, वहां पे के रखवाले एकाधिकार हमारे पास है, और चाइना है वहां पे धंधेबाजी करे। क्या वो झगड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तो हमारा सिरदर्द पाकिस्तान ही था, अब बांग्लादेश भी बन गया है? शतरंज में यदि घोड़ा को यदि सही जगह पे उसका उपयोग किया जाए, सही स्थान पे हो, तो बड़ा खतरनाक होता है। वह यहां तक कि दुश्मन खेमे के वजीर को और हाथी सबको हरा देता है। वही हालत इनकी है, और बड़ा समझना मुश्किल होता है आम जनता के लिए कि हो क्या रहा है। यदि अमेरिका के मदद से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद से हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचते हैं, बाइडेन से बात करते हैं, वहां की भी मंत्री आती हैं और यहाँ पे भारत में आती हैं, तो बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, उस पर अपनी चिंता व्यक्त करती हैं। बांग्लादेश के मंत्री लोग उसका विरोध करते, सब कुछ हो रहा है। और ये जनाब जो है वहां का चीन पहुंचते हैं, और चीन से 50 साल का कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम बनाने की बात करते हैं कि जो नेपाल से जो नदियां आ रही है, पानी आ रहा है, हाइड्रोलिक पावर का खजाना है, भूटान से आता है, और बांग्लादेश तो है ही है, वहां से आता है, और बांग्लादेश से अब कहीं नहीं जा सकते। और यहां तक कहते हैं कि भारत के जो 7 जो सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सारे जो हैं, वह भी लैंड लॉक्ड है, उनका समुद्र से कोई वास्ता नहीं है। तो बांग्लादेश के ही समुद्र से उनका रास्ता बनता है, और बांग्लादेश ही उनका गार्जियन है, भारत के इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए वह चीन को कहते हैं कि तुम अपने इकोनॉमिक का विस्तार करो, हमारे क्षेत्र में आओ, यह बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और एक तरह से कहें तो वह तीस्ता नदी, जिसके बारे में भारत की भी बड़ी कोशिश थी, थोड़ा मोड़ा इन्होंने हथियाया था वहां पे चीन सलग करके, सबको उठाकर वह कहीं ना कहीं से चीन को दे रहे हैं। यानी दुश्मन का दोस्त दुश्मन। भारत को देखें तो अमेरिका के साथ मिलकर वह चीन को अलग कर रहा है, चीन को देखें तो वह बांग्लादेश बर्मा के साथ मिलके भारत और अमेरिका, चीन अमेरिका को अलग कर रहा है। बांग्लादेश किसके साथ मिलके क्या कर रहा है, वो स्वतंत्र रहा नहीं, वो पाकिस्तान के साथ मिल रहा है। तो खिचड़ी पक रही है, और हारने वाले जो है इस उपमहाद्वीप की जनता है। जी, आपने जो लाइन कही है आखिर में कि हारने वाली उपमहाद्वीप की जनता है, क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश बना और जो वहां पे दीवार बनाई गई एक मेमोरियल के तौर पे, पहले उसको कपड़े से ढक दिया गया और अब उसको ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि इतिहास जो है हर जगह नया लिखा जा रहा है। कोशिश तो यही है। अब मुजीबुर रहमान से उनका था, और वह एक कहें तो वहां का ऐतिहासिक मुराल, या जो आप चित्रकारी की बात कर रहे हैं दीवार पर, वह था, और उसको पहले ढक दिया और अब उसको गिरा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त या जुलाई अगस्त में जो तथाकथित रूप से क्रांति हुई है, वह नहीं चाहता है कि ये करे। यानी क्रांति के नाम पे जनता को तो लूट ही रहे हैं, जनता को कुछ नहीं मिला उस क्रांति से, बाबा जी का ठेंगा हो गया। लेकिन उस क्रांति के नाम पर जो भी इतिहास था उसको आप खत्म कर रहे हैं, और जो भी यहाँ की संपदा है उसको लूटने जा रहे हैं। चाहे वो चीन लूटे, चाहे अमेरिका लूटे, यहां तक कि भारत के भी पूंजीपति घुसेंगे, पाकिस्तान वाले तो घुस ही रहे हैं। जी, जनता लूटे, मरे, कटे, पिटे, जेलों में सड़े। साहब जो होते हैं हर देश के, वो नोबेल जरूर चाहते हैं। इमरान खान वाले भी चाह रहे हैं कि भैया नोबेल दे दो। तो इमरान खान के वो है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस है, इन्होंने अपना नाम भेजा है इनको पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी प्रेसिडेंट बनाने की बातें हुई थी, हालांकि नॉमिनेट ही नहीं हुए। यहाँ पे नॉमिनेट हो गए, मुझे नहीं लगता कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन हो सकता है कि 2 या 3 को कई बार ज्वाइंट कर देते हैं, उसमें इसका नाम आ जाए। तो इनके वो दूसरा वर्ग जो है पाकिस्तान का, जो कि मिलिटरिस्ट है, प्रो अमेरिकन है, प्रो चाइना है, उनके हिस्सा में जो अभी सत्ता में है उनके लिए कष्ट होगा। आम जनता को इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, भले ही इनके समर्थक बहुत खुश हों कि हमारे नेता को एक नोबेल प्राइज मिला है। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हमारे देश के किसी अभी रूलिंग पार्टी के किसी नेता को मिलता है तो लोग कितना कूदेंगे, पागल हो जाएंगे। जी, फ्रांस में लग रहा था कि एक महिला दक्षिणपंथी जो है राष्ट्रपति बन सकती है। बहुत तेजी से उसने अपनी पार्टी का उभार किया, इस तेजी से क्या, जिस तेजी से उसके पिता भी नहीं कर पाए। लेकिन अब वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कई बातें हैं, लंबी बातें होनी चाहिए थी, हमारे पास वक्त नहीं है। ये लीपेन, मरीन लीपेन जो है 2 बार पहले चुनाव लड़ी थी, नहीं जीती थी। इस बार इन्होंने कहा कि अगली आने वाले चुनाव में यानी 2027 में हम अंतिम
बार चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से इनका ध्रुवीकरण हो रहा था, जनता का सपोर्ट बढ़ रहा था, 30% के आसपास उम्मीद था कि हो रहा था, शायद 27 तक, अगली चुनाव तक शायद जीत भी जाती। और इस बीच में इन पर एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जो कि मुझे भी लग रहा है कि गड़बड़ है। यूरोपियन यूनियन से जो पैसे आ रहे थे इस देश में लगाने का, इनको भी विपक्ष के नेता होने के कारण जो मिला था, कहते हैं कि इन्होंने अपने पार्टी के कर्मचारियों में लगा दिया। हो सकता है इसकी संभावना हो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उसका हड़प नहीं किया है, तथाकथित रूप से जो इकोनॉमिक एम्बेजलमेंट जो होता है वह चीज नहीं है इनके ऊपर, यानी उसका हस्तकरण किया वह चीज नहीं है, बल्कि ये है कि इनको किसी न किसी तरह से फंसाने की कोशिश की गई है। 4 साल की सजा, जिसमें 2 साल किसी कारणवश माफ हुआ, 2 वर्ष जो है इन्हें जेल के बजाय इन्हें घर में रखा जाएगा, नजरबंद किया जाएगा घर में। और 6 साल का इनके ऊपर जज ये कहता है कि इनको कोई भी पश्चाताप नहीं जो इन्होंने किया, इसलिए 6 साल तक, यानी अगले चुनाव तक में इनको नहीं लड़ने दिया जाएगा। इन्होंने ली पेन ने कहा है कि हम फिर से इसको हम करेंगे और हम कोर्ट में फिर से दोबारा जाएंगे। लेकिन आप देख लें, कुछ उदाहरण दें, तो ये लोग जो है सो जनता के साथ फिर से खड़ा होने की बात नहीं कर रहे, जनता को लेकर ये लोग करने की बात नहीं। दक्षिणपंथी खेमे का अंदरूनी मामला है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्यों नहीं कॉल किया कि जनता सड़क पे है, या झारखंड में हुआ, या रोमानिया में, रोमानिया की तो बहुत भारी संख्या में जनता वहां उभर के आई है, या अन्य कई देशों में इस तरह की बातें हो रही हैं। टर्की में हुआ, टर्की में तो लाखों लाख जनता, मिलियन में, यानी 10-10 लाख में आई है। तो मैं यही कहूंगा कि जहां तक चुनाव से चुनाव, इस पर रिएक्शन में एलॉन मस्क कहते हैं, मैं उनका जवाब देता हूं। एलॉन मस्क कहते हैं कि जो रेडिकल लेफ्टिस्ट है चुनाव में नहीं जीत सकते। अब यहां ये लोग रेडिकल लेफ्टिस्टों को पता नहीं हम लोग किस खेत के मूली हैं, और ये लोग चूंकि चुनाव में नहीं जीत सकते, इसलिए यह लोग लीगल कोर्स का वो तरीका करते हैं। इनके पक्ष में आपकी वो इटली की भी जो प्रधानमंत्री है, जॉर्जिया मेलानिया, वो भी आ गई है, और पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है। इस पे यहाँ के जज जो हेड हैं वह कहते हैं कि इनको क्या अधिकार बनता है, क्या हम डेमोक्रेसी के कारण हम अपना वर्डिक्ट ना दें, यानी इनका वर्डिक्ट जो है सो डायरेक्टली डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। और इसके आधार पर मेरा टिप्पणी यह है कि जनता को, खासकर जनता के पार्टी को समझना चाहिए कि चुनाव के द्वारा तुम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन चाहते हो, एक ऐसे सत्ता की, एक ऐसे देश की जहां की इस तरह की घटनाएं बंद हो जाए, हर तरह का अत्याचार खत्म हो जाए, संभव नहीं है। जी चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं और रूस और यूक्रेन जंग से जुड़े हुए कुछ अपडेट आपके सामने रखते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा घटनाक्रम तो यही है कि जो ट्रंप अभी पुतिन की भक्ति कर रहे थे, वो तो तेवर दिखाने लगे। सर देखिए, वो चीज का तो संदेह पहले ही से था। ट्रंप को भी आपने बातें कही है नोबेल प्राइज की, तो उन्हें भी बड़ी इच्छा है कि, और थी भी, कि हम ले, और संभवतः इस दिशा में कोशिश कर रहे थे। दूसरा कारण यह था कि इनके वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं चाहते थे, जैसा हमने बात किया था, कि मिडिल ईस्ट में हम बमबारी करें और हुतीस के खिलाफ उनको अटैक करें। वो यूरोपियन यूनियन का काम है, नेटो का काम है, ये लोग करें, और ये लोग अपने पांव वहां से एटलीस्ट यूक्रेन के युद्ध से बाहर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि इन्हें लग रहा है कि पुतिन कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, हर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को मनवा रहे हैं, इसलिए ट्रंप कहते हैं अपने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कि मैं नाराज हूं पुतिन से। क्यों? कि पुतिन कहते हैं कि जेलेंस्की भरोसे लायक आदमी नहीं है, खुद ही लड़के गया तुमसे व्हाइट हाउस से, तुम कहते हो जेलेंस्की उसके लायक नहीं है। और अब कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं मानते हैं पुतिन, तो हम उनके तेल पर, दूसरी चीजों पर 500% का टैरिफ लगा देंगे। तुम 500 क्या 5000 लाओ, अब जितना होना था हो चुका, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। तुम यूक्रेन में युद्ध हार रहे हो, भागो या ना भागो। जी इसका एक आसान सा मतलब ये भी तो हो सकता है ना सर, कि हमारा पप्पू है, हम तो गाली भी देंगे, भगाएंगे भी, तुम क्यों बोलोगे उसके खिलाफ भाई? यही बात है, यह बात तो निश्चित है। लेकिन साथ साथ यह भी है कि अपनी जो महत्ता है, बहुत उम्मीद था ट्रंप को कि हम बीच बिछाव कर देंगे, यूरोपियन यूनियन को दरकिनार कर रहे हैं, नेटो को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए कि यूक्रेन में जो भी वहां के संपदा है, चाहे वो धरती के नीचे हो, चाहे वहां के लेबोरेटरी के फॉर्म में हो, या दूसरे तरह के फैक्ट्रीज और जो अनाजों के जो खेत हैं, जो कि बहुत ही पुष्ट हैं और बहुत ही उर्वरक हैं, उनके ऊपर कब्जा किया जाए, जो कि
रूस ने कहीं ना कहीं से उसमें हर जगह से छेद कर दिया है कि तुम इस तरह से नहीं लूट सकते हो जब तक हमें ये सुविधाएं ना मिल जाए। जी चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का। और आपने बताया ट्रंप के बारे में, तो आज है 3 अप्रैल। आज से ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी दुनिया पे लागू हो जाएगा। तुम मेरे ऊपर जितना टैरिफ लगाओगे मैं भी तुम्हारे ऊपर उतना ही टैरिफ लगाऊंगा। शेयर मार्केट धड़ाम चल रही है, कल से आज भी धड़ाम बताई जा रही है। आपको क्या लगता है यहां से जो ट्रंप ने कहा है कि ये अमेरिका की मुक्ति का दिवस है, वाकई में ऐसा है? लिबरेशन डे, ये इस पे मैं एक इनका जो है कॉमर्शियल मिनिस्टर या सेक्रेटरी जो कहते हैं, इनका यह कहना है कि भले ही हमारे इस ट्रेड वॉर के कारण, टैरिफ वॉर समझे जैसे भी समझे, उसके कारण भले ही इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, आर्थिक शिथिलता आ जाए, लेकिन वह सही है, फिर भी ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं, क्योंकि हमें ट्रेड वॉर की जरूरत है। अब हम दुनिया को हमने इतना कुछ दिया हुआ है, यूरोपियन यूनियन हमने बनाया, चाइना हमने बनाया, नेटो हमने बनाया, सबकी मदद हमने की। अब हमें मौका है कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाते, ये लोग हमें दे। जितना झूठ बोलना है बोलो, इनका कोई मतलब नहीं पड़ता है। इसके ऊपर भी हमारे ही देश के भूतपूर्व देश के हैं काश देसाई, ये कहते हैं कि भाई जो हमारे ये मित्र जो बोल रहे हैं वह उसी बुक से बोल रहे हैं, प्ले बुक से बोल रहे हैं जिससे ट्रंप और दूसरे लोग बनते हैं। हम सब के सब अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब, ये शब्द इस्तेमाल उन्होंने किया, हम सब के सब ट्रंप भक्त हैं, मेक अमेरिका ग्रेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और इसलिए ये जो वॉर कर रहे हैं, बाय द वे बता दूं कि नेतान्याहू ने कहा है कि भाई हमें अमेरिका की जरूरत है, हमने जो भी टैरिफ लगा रखी थी अमेरिकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे, उसको हमने जीरो कर दिया। वह 3 तारीख आने के पहले 2 को ही जीरो कर दिया और वो मुक्त हो गया किसी टेंशन से। भारत पहले ही बहुत घटा चुका और घटाएगा, लेकिन जो लड़ रहे हैं अब उनकी समस्या है, जिसमें कनाडा प्रमुख है, मेक्सिको है, चीन है, यूरोपियन यूनियन है। जी चलिए हम अगली खबर ले लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रचंड बहुमत मिला है ट्रंप के सामने, इस बार डेमोक्रेट्स कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग तो अभी से बाहर आने लगे हैं, सड़क पे भी बोल रहे हैं। और उनके एक नेता ने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया, 25 घंटे तक लगातार सदन में बोलकर। यह मैंने खबर देखा तो मुझे लगा गलत है, यह 5 घंटा होगा या 25 के बीच में बिंदु होगा, यानी 2.5 होगा, वो चीज नहीं, वास्तव में 25 घंटे। इन्होंने सोमवार को 7 बजे शाम से शुरू किया, सारी रात किया, मंगलवार के 7 जब बजा 8 बजे तक करते रहे। उसमें इतना ही हुआ कि इन्हीं के जो कलीग्स मित्र यानी डेमोक्रेट्स के थे, उन्होंने बार बार बीच में खासकर 7-8 घंटे के बाद प्रश्न पूछने शुरू किए, अपने टिप्पणी करने शुरू किए, यानी उसको ब्रेक देना चाहते थे। बीच बीच में 2 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लो, पानी पी लो, एक लगातार बोले जा रहे हैं, सांस फूला जा रहा है। और सही में यह इतिहास तोड़ा है जो कि कहते हैं 1870 में कभी कोई था। और इन्होंने जो भी था बोला, बुकस जो है 55 साल के हैं, ये ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं और बहुत नाराजगी दिखाई। इन्होंने ग्रीनलैंड को कब्जा करने पर कहा कि अपने ही मित्र देशों पर तुम इस तरह की धांधली कर रहे हो, कनाडा के साथ तुम टैरिफ और लड़ाई कर रहे हो, बहुत घटिया काम है। टैक्सेस जो कर रहे हो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को काट रहे हो, हालांकि ये कहना भूल गए कि तुम खुद ही बड़े पूंजीपति हो, अपने ऊपर टैक्स हटा रहे हो, ये सब बातें कर रहे हो। और इन सब चीजों को लेकर हेल्थ सर्विसेज वगैरह वगैरह जितने की इन्होंने बातें बोली। लेकिन मुख्य चीज यह है कि अब डेमोक्रेट्स वो काम करने जा रहा है जहां से कि जनता अब खड़ी हो रही थी, वाम की तरफ जा रही थी। फिर से डेमोक्रेट जैसे कांग्रेस फिर से आग कर रही है, कभी हम हैं घबराओ मत, तुम्हें वाम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें डेमोक्रेसी देंगे, हम तुम्हें जो नौकरी खत्म होगा वापस करेंगे, हम तुम्हें फिर से हेल्थ सर्विसेज देंगे वगैरह वगैरह करेंगे। वो चीज अब डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, इसलिए मैं डेमोक्रेट्स के साथ नहीं हूं। जी यहां मेरा एक सवाल है सर, क्या वो सिर्फ डेमोक्रेट्स की तरफ जनता को लाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को स्थापित कर रहे हैं 2028 के चुनाव के लिए कि देखो भाई मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं? दूसरा तो बहुत सही आपने कहा, वो सब के सब लगा रहे हैं, इनका एक इतिहास बन गया, वो पूरे अमेरिका में फिर से जाने लगे। और ब्लैक कम्युनिटी में वैसे में आते हैं कि जहां ये रहते थे वहां पे सब व्हाइट्स की मेजॉरिटी थी, घर भी किराए पे लेना होता था तो नहीं लेने देते थे लोग, घेटोआइजेशन जिसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी होता है किसी कोई खास अल्पसंख्यकों को वो नहीं जाने देते किसी सोसाइटी में, घर खरीदना ही बैंड कर रखा है उनको, अप्रत्यक्ष रूप से इलीगल है जो कि, तो उस ढंग से तो अपना उन्होंने कर ही दिया है। और जहां तक ये जो काम कर रहे हैं ये इनके मतलब खून में भरा हुआ, इनके विचार में भरा हुआ है कि कहीं से भी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ जो वहां का साम्राज्यवाद है उसको चोट नहीं पहुंचाना है। जी ठीक है, अगर तुम कालों की बात करोगे
तो ट्रंप भी तो गोरों की बात करेगा, और गोरे सिर्फ अमेरिका के गोरे नहीं, साउथ अफ्रीका के भी गोरे लाकर अमेरिका में बसा देगा 8,000। वैसे मैं इस तरह के एक गोरे से मिला था जो साउथ अफ्रीका के थे, और आश्चर्य हुआ था मुझे सुन के कि उनका बात वैसे जैसे अफ्रीकन बोलते हैं, माई डियर फ्रेंड, फ्रेंड डॉन ही दो, है ना, तो इस तरह की बातें। तो उनकी भाषा बिल्कुल साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीकन है, उनके विचार वही हैं, भले वह ऊपरी वर्ग से आए या नीचे के मजदूर वर्ग से आए, उनकी संस्कृति वही है जो अफ्रीका की, सब कुछ वही है, लेकिन रंग उनका अलग है। इसलिए वो कहीं से भी वह अमेरिकी कम्युनिटी के नहीं है। 700-800 ऐसे लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई तुम हमारे यहां आ जाओ, हम तुम्हें अपने यहां रखेंगे। यह रेसिज्म नहीं है तो क्या है? केवल इस आधार पर कि तुम्हारे फार्म हाउस जो तुम जमींदार बने रहो, जमींदारी छीने जा रही है इसलिए किए जा रहे हो। 100 को नागरिकता दे चुके हैं, लेकिन मुख्य यहां पे आधार है, मोस्ट प्रोबेबली जैसा मैं समझता हूं, ये लोग ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं बल्कि गोल्ड कार्ड वाले हैं, और यह $5-5 मिलियन लेके उससे भी अधिक वाले हैं, आ रहे हैं। तो भला इनको कैसे छोड़ देंगे ट्रंप? आओ भाई हमारे यहाँ, आओ भाई हमारे यहाँ, पैसा दो और नागरिकता लो। और अपने समधी को डीआरसी भेज दिया है कि तुम वहां से जाओ पैसा निकालो। देखिए, जहां तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और इसके ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे हमने पहले भी बात की है, लिथियम और सबका बहुत बड़ा खनिज का बहुत जबरदस्त भंडार है। बल्कि ये कहें कि दुनिया का जो भी ये चीज होता है 1/4 है चीन के आसपास है। चीन बहुत बड़ा देश है, अभी बहुत बड़ा देश है, 6-7 करोड़ आबादी है, लेकिन दुनिया का सबसे गरीब देशों में एक है कि फ्रांस, बेल्जियम, अब इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब इसको चूस रहे हैं। इनके अधिकार, यहां तक कि केले का भी यदि बागान है तो इनका मालिक जो है या तो फ्रेंच है या कोई और है, ये खुद उसके मालिक नहीं है। यह साम्राज्यवाद की स्थिति को देख रहे हैं, और इसलिए घूमने गए हैं सब जगह पर। पहले भी अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें डीआरसी के जो आके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, M23 रेबेलियन से आतंकवादी संगठन है, उनके खिलाफ इन्होंने कोई प्रस्ताव लाया था। यहां तक कि ऊपर से दिखाने के लिए कहा दिया हम तुमको बैन करते हैं, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, यानी तुम दे रहे थे अभी तक। तो इनके समधी को भेजा है जो कि वहां के रवांडा में भी जाएंगे, कीनिया में जाएंगे, सबसे मिलेंगे, फिर से समझौता करवाएंगे, और वहां जो भी बनता है जो धरती के नीचे है उसके मालिक बनने के होंगे। कि फ्रेंच को हटाओ, डीआरसी का जो तथाकथित लेफ्टिस्ट है उनको हटाओ, कॉन्गो को हटाओ, बाकी सबको हटाओ, कॉन्गो नहीं रवांडा को हटाओ, और हमारा कब्जा ऊपर करो। यही इनका एकमात्र लक्ष्य है, और इसके लिए अपने समधी को भेजा हुआ है। जी चलिए, अब एक खबर है बड़ी दिलचस्प है, उस खबर में हम ग्रोक को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। अमेरिका अब उन स्टूडेंट्स को वीजा नहीं देगा, या वीजा देने से पहले उन स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालेगा जो विचारधारा क्लियर हो जाए जिनकी। खासकर इस विचारधारा से, आपने सही कहा, यदि वह तथाकथित रूप से यहूदियों के खिलाफ है, तो यहूदियों के खिलाफ तो शायद ही कोई वामपंथी मिलेगा, अगर मिलता है तो उसकी गलती है। जैसे यहां पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ होना और ब्राह्मण के खिलाफ होना में बहुत अंतर है। तो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ, यानी कि जियोनिस्ट रिजीम, यानी अब नेतान्याहू और उनके सरकार के खिलाफ है, तो आपको अमेरिका में स्टूडेंट वीजा का दूसरे तरह का भी वीजा नहीं मिलेगा। और ये सब चीजें वहां के लोग करने जा रहे हैं, खुलेआम रूप से हर तरह की काम कर रहे हैं कि हम अपने यहां नहीं आने देंगे। और इसलिए इनका जो भी आर्थिक भट्टा बैठने वाला है वो बहुत समय नहीं है, हल्का मुल्का तो नजर आ रहा है। मैंने कल या परसों भी कहा था कि 3 से 6 महीने की बात है, कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन यह चीज होने वाला है। जी, होने वाली। और आपने बांग्लादेश के बारे में भी पहले दिन से ही कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि क्रांति होगी, 6 महीने बीत जाने दीजिए, सब पता चल जाएगा। आज सब कुछ सामने आ चुका है, दूध का दूध, पानी के पानी की तरह। ग्रोक जो है वो भी कम नहीं है सर, आप जिस विचारधारा के हैं उसी तरीके के जवाब आपको दे रहा है वो। ये बहुत बढ़िया चीज है आपने कही, और संभवतः आपने भी प्रश्न पूछा है, मेरे कहने के बाद आप इसको जरूर जोड़िएगा। और ग्रोक का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम मतलब क्या हुआ कि ग्रोक से हमने प्रश्न पूछा, एक डिपार्टमेंट है वहां गया, यहां से तुरंत एक प्रोसेसिंग आता है, सब तरह से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसका प्रोसेसिंग करके उसका आउटकम यानी रिप्लाई के रूप में आता है। ये वाला बीच वाला पार्ट था, शुरू में ग्रोक ने कहा था कि नहीं हम उसको नहीं बदल सकते, यानी वह एलॉन मस्क है, भला ऐसे थोड़ी बदल देगा। भारत सरकार मतलब ऐसी क्या चीज बनती कि बदल देगी, लेकिन उसमें बदलाव हो गया है, यह चीजें हो गई हैं जो आप कह रहे हैं, और उसी के हिसाब से जवाब देता है। मेरे प्रश्नों का जवाब अब उसने घुमा फिरा के देना शुरू किया है। भाई देव, एक चीज बता दूं इसके पहले आप अपनी बातें इसमें जोड़ें, कि मैंने पूछा था कि क्या शुरू के दौरान में
जब 1970-71 में हुआ था हमारे यहाँ 75 तक का जो भयंकर आंदोलन हुआ था और सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस से जनता पार्टी आई थी, उस समय होता था भाजपा का पहला था जनसंघ, भारतीय जनसंघ या आरएसएस ने कभी से समाजवाद की बात की थी क्या? क्योंकि जनता समाजवाद की बात करती थी, जनता को लुभाना था, तो इसने कहा था हाँ गांधीयन समाजवाद की बात की थी। यानी देखिए किस तरह से ये लोग अपना चेहरा पर चेहरा बदलते हैं, हजारों चेहरा इनके पास। अब उसका ढूंढिएगा, खासकर गूगल से तो नहीं मिलेगा, ग्रोक उसको ढूंढ के लाता है, लेकिन ग्रोक ही जवाब देता है कि आप किस तरह के बंदे हैं। जी आप बोलिए। चलिए खैर, अब हम इसको लेकर क्या बात करें, क्योंकि चर्चाएं ये चल रही हैं जिस तरीके का आप अपने ट्विटर अकाउंट पे लोगों को फॉलो करते हैं या पोस्ट करते हैं और आप ग्रुप से सवाल पूछते हैं, तो वो उसी विचारधारा के सवाल जवाब देता है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उन्होंने पूछा कि बताओ भगत सिंह को फांसी क्या किसी मुस्लिम जज ने दी थी, तो उसने देखा अच्छा लेफ्टिस्ट विचारधारा का, नहीं ऐसा नहीं है। और अगर राइट विंग विचारधारा के व्यक्ति ने यह सवाल पूछा, कह रहा हाँ थोड़ा सा ऐसा था, मुस्लिम जज वाला मामला था। तो ये हालात एआई की बना दी है, हम लोग अपनी बुद्धि से काम करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं और इन चीजों पर निर्भर हो रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। पहला जो बड़ा अपडेट है यहाँ पर वो ये कि अमेरिका ऐसा लगता है कि ईरान पर हमला करके ही दम लेगा। उसने अपना एक युद्ध पोत लाके खड़ा कर दिया, पहले से एक है उसका, और एक देश है वहां पर उसने अपने खतरनाक जो फाइटर जेट हैं वो लाकर खड़े कर दिए हैं। ये जो तैयारी चल रही है और रूस कह रहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। क्या वाकई में तीसरा विश्व युद्ध यूक्रेन जंग में, रूस में तो हो नहीं रहा है, लेकिन यहां जरूर हो जाएगा? जहां तक इस मिडिल ईस्ट की बात है, जो दबाव डाल रहा है और अमेरिका इजराइल जो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको बर्बाद कर दे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भी धमकी दिया कि आप किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज नहीं कर सकते, ना ही उसको डेवलप कर सकते हैं, यानी उसके हर चीज पे, यहां तक कि ड्रोन पर भी, चूंकि ईरान का ड्रोन काफी डेवलप हो चुका है और लेथल के साथ साथ जो बॉम्ब लेके जा सकता है, बहुत उसका रेंज बहुत बढ़ गया है। जहां तक जिस देश की बात कर रही थी, यह स्वतंत्र रूप में नहीं अपने आप, डिएगो गार्सिया यानी इंडियन ओशन का है और मुख्य रूप से मॉरिशस का यह हिस्सा था। और अभी हाल फिलहाल में करीब 2-3 महीने पहले इंग्लैंड ने फिर इसका एक हिस्सा मॉरिशस को वापस कर दिया, चूंकि उसका जो 99 वर्ष का लीज था वो खत्म हो गया, लेकिन एक हिस्सा को जबरदस्ती रख के उसने अमेरिका को दे दिया। देखिए क्या किस तरह की खुलेआम साम्राज्यवादियों की गुंडागर्दी है, और उसको 99 वर्ष के लिए दे दिया ताकि वो अपना मिलिट्री बेस स्पेशली एयरपोर्ट और सब रखे, और वहां पे B-2 यूएस बॉम्बर है जो कि एटॉमिक बॉम्ब भी ले जा सकता है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक बॉम्ब कहते हैं। कुल उसके पास 20 है, जिसमें 2 को यहां लगाया, तीसरा भी आने वाला है, खबर में पढ़ रहा था, उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आएगा। और यहां से वह केवल यमन ही नहीं, ईरान तक भी पहुंच सकता है। यमन पे कुछ दिन पहले इन दोनों ने वहां पे बमबारी की थी। इस बॉम्ब को आपके कतर या कहीं से जाके तेल लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, एक ऑलरेडी पहले से था वहां पे, हैरी एस ट्रूमैन, दूसरा आ गया है कार्ल विल्सन, जिसपे 100 से अधिक जहाज और बाकी सब लेके जा सकता है। हालांकि इसके बारे में हुती के जो ब्रिगेडियर जनरल है उन्होंने साफ कहा था कि इससे हम डरते नहीं है, हम इसको भी खत्म करेंगे। लेकिन यह मैक्सिमम धमकी की बात है, ईरान पर आक्रमण की संभावना बनती है, लेकिन अभी के हाल फिलहाल पे ट्रंप और उसके जो इर्द गिर्द के कोटरी हैं उनकी कोशिश है कि उसको डराए धमकाए, और वह रशिया पर भी दबाव डाल रहा है, लेकिन रशिया इस दबाव को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच में खटपट जो भी आ रही है वह सब चीजें आने शुरू हो गई हैं। लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध का ज्वाला अब रूस और यूक्रेन से ज्यादा वो मिडिल ईस्ट खासकर ईरान को आ रहा है, और अब धीमे धीमे रशिया अब सामने आने लगा है ईरान के पक्ष में। जी, आईआरजीसी पे पाबंदी लगा रहे हैं, आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं। उधर पलटवार जो है वो ईरान की स्पीकर जो है वो भी कर रहे हैं कि भैया जब हमारे ऊपर हो ही जाएगा तो हम फिर परमाणु बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो उन्हीं सब के आधार पे लोग कह रहे हैं कि इस वक्त हालात ज्यादा तनावपूर्ण मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। लेकिन ईरान यूएनएससी गया है सर, क्या कुछ होगा यूएनएससी से? होगा तो कुछ नहीं, अब एक डिप्लोमेटिक चैनल को जिंदा रखना चाहिए, मैं समझा हूं, हालांकि कुछ नहीं होने के बावजूद भी। और वहां पे गए हैं कि हम पर अमेरिका जो है सो जबरदस्ती दबाव डाल रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हम पे आक्रमण करने की बात कर रहा है, शायद आक्रमण भी करे। तो यूनाइटेड नेशन से यदि कुछ आता है प्रस्ताव, कुछ
बढ़ता है, बाद में हो सकता है यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में बातें पहुंचे, वोटिंग हो, तो एक तरह से कहें तो ट्रंप पर यह दबाव डालने की बात है। 2-4% कहें तो उसका जो भी वर्डिक्ट आता है और जो भी ट्रंप का जो रास्ता होगा उसमें अंतर आ सकता है, और इसलिए डिप्लोमेटिक जो चैनल है उसको जीवित रखना चाहिए। जी, ये आपने अच्छी चीज कही है। उधर हूतियों पर भी हमले किए जा रहे हैं और हूती भी जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के सबसे महंगे ड्रोन MQ-9 को फिर से एक बार उन्होंने मार गिराया है, वो भी अपने तेवरों में कोई कमी नहीं ला रहे हैं। हालांकि ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि हूतियों पे हमला करके ईरान को संदेश दिया जा रहा है, तो ईरान तो सुन नहीं रहा है, वो भी अपनी जो है जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। गाजा से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। रेड क्रिसेंट नाम की जो संस्था है उसकी 5 एम्बुलेंस थी, उन पे हमला किया गया, 15 लोगों को मार दिया गया और एक सामूहिक कब्र में डाल दिया गया। अब लाशें मिलने के बाद UN कह रहा है जांच करेगा। क्या उखाड़ लोगे जांच करके इजराइल का? उखाड़ेगा कुछ नहीं, फिर से वही चीजें होंगी। देखिए, कुछ चीजें इतनी पुरानी बातें हो चुकी है, वह नैरेटिव अपना जो है सो बेस खो चुके हैं, कोई मायने नहीं है। जैसे भारत में हमारी जनता को याद दिलाना कि 2 करोड़ नौकरी हर साल, कोई मायने नहीं है। मागा अभी 6 महीना होते होते वह भी अमेरिका में सड़ चुका रहेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस अपनी पूरी कोशिश करता है, इसके बावजूद कि उसके बातों का, उसके वर्डिक्ट का असर छोटे देशों में होता है। जैसे फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, जेल में बंद किया, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो नेतान्याहू के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सब तरह की एड वगैरह सब बंद की जा रही, तुम्हारे जज के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जनता को पता तो चले कि किस तरह से जो जियोनिस्ट रिजीम है, एड वर्कर्स है, उसकी भी किस तरह से जानबूझ के हत्याएं कर रहा है और उनके खिलाफ जो है सो मिट्टी गाड़ के डाल रहा, खत्म हो रहा है। ये सामने तो है, पूरी दुनिया सामने तो है, पूरी दुनिया देखे तो सही कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है इजराइल अपना आतंकवाद बर्पा कर रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री अपने यहाँ हाउस ऑफ कॉमर्स में बोले हैं, और ऑस्ट्रेलिया के एक सीनेटर हैं, वो WC यानी कि वर्ल्ड किचन के एक शख्स की मौत के बाद साल भर बीत जाने के बाद भी जब इंसाफ नहीं मिला तो इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं। क्या ब्रिटेन का और ऑस्ट्रेलिया का इस तरीके से बोलना कोई असर डालेगा? अब ब्रिटेन के चूंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं और इनके जो वर्कर्स हैं, एड वर्कर्स या वर्ल्ड सेंट्रल किचन, इसके भी वर्कर्स हैं, जिसका बंदा मरा था, तो ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर अब वो भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अपने हंगामा करते अपने असेंबली में या जनता के साथ उठ खड़े होते थे, ज्यादा बेहतर होता। तो यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन मिनिस्टर इसलिए बोल रहे हैं कि इनके भी वर्कर्स वहां थे और वहां पे इनकी बड़ी हालत खराब हुई थी, इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जगह है। इसका मतलब यह ना तो इजराइल को दोष ठहरा रहे, ना हमास के अगेंस्ट बोल रहे, हालांकि एंटी हमास तो है ही है, उसको यह एक वैसी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जो टेररिज्म की तरफ बढ़ती है। तो ये बातें कहा कि एक आम जनता को एक आम बातें बता रहे हैं, इनका कोई मायने नहीं बनता है, कोई मायने नहीं रखता। वक्त का थोड़ा तकाजा है, फटाफट खबर और ले लेते हैं, क्योंकि नए प्रपोजल आ गया है जंगबंदी को लेकर। कहा जा रहा है कि 11 जिंदा छोड़ दो, 16 लाशें दे दो और हम फिर 40 दिन की जंगबंदी कर देंगे। ये हवाई बातें हैं या वाकई में कुछ आपको लगता है गंभीरता इनमें? चूंकि इजराइल की तरफ से आया तो हो सकता है इजराइल तैयार हो जाए, हमास को देखना होगा क्योंकि पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पास आए नहीं है। लेकिन इतना मान के चलें कि इजराइल जो भी कहता है वह केवल बातें छुपाने के लिए करता है, समय खरीद रहा है, बाकी तैयारी कर रहा है। पिछले जंगबंदी की तो इसने बैंड बजाई दी, चाहे हमास के खिलाफ हो, चाहे लेबनान के खिलाफ हो, या कहीं पर भी हो, इसका जंगबंदी से कोई लेना देना नहीं है। इसका जंगबंदी भी अगले युद्ध की तैयारी का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि वो हर जंगबंदी के बाद और तेज हमले कर रहा है और एक एक दिन में 600 लोगों को मार रहा है। और वो लोग जो मानवाधिकार के पुरोधा बने घूमते हैं, सब शांतिपूर्वक मूक दर्शक बनकर बैठकर देख और सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।